Next, we have the string functions. There are many string functions that we use commonly to modify to work on our string. So C also has many useful string function which can be used to perform certain operation on string. String पर certain operation perform करने के लिए हम string functions use कर सकते हैं. और एक मेन बात, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने के लिए हमको हमारे प्रोग्राम्स में एक और हेडर फाइल यूज करनी होती है जो होती है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. जब भी हमको स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है हमारे प्रोग्राम में तो ये हेडर फाइल लिखना कंपलसरी होता है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन. वी हैव द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन. स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए. इसके लिए हम लिखते हैं strlen फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट्स. सो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h which is the header file which is very important. Every time we have to write it, but along with it we also have to write the another header file hash include string.h to use the string functions in our program. Next is the main function. In the main function we had declared the char डेटा टाइप. अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एक एरे. एरे का नाम है हमारा अल्फाबेट. इसके बाद में हमने इसको इनिशियलाइज भी किया है. इनिशियलाइज में हमने ABCD लिखी है यहाँ पे पूरे. नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे %ZU. %ZU किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है? %ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग लेंथ के टाइम हमारे यूज आता है जो कि प्रिंट करता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारी. सो यहाँ पे strlen हमने फंक्शन यूज किया है और strlen के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स है उसमें हमने लिखा है हमारे एरे का नेम क्योंकि हमको पता करना है कि हमारे एरे की लेंथ कितनी है. ये हमारा जो भी लेंथ होगी एरे की वो %ZU की जगह प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट इज रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट. नेक्स्ट is the end of the main function. In the output we see there's 26 that we entered all the alphabets here. So the length of the alphabet named array is 26. Next we use size of to get the size of the string. ये था string length function strlen function to know the size of the array. हमने यूज किया था strlen function to know the size of the array. इसके अलावा हम size of operator भी यूज कर सकते हैं to know the size of the string or array. Note that size of and strlen behaves differently. अब साइज ऑफ भी हम यूज करते हैं लेंथ पता करने के लिए और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन भी हम यूज करते हैं लेंथ के लिए. तो इसमें फर्क क्या होता है? एज साइज ऑफ इंक्लूड्स द नल कैरेक्टर व्हेन काउंटिंग. अगर हम साइज ऑफ से किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी एरे की लेंथ पता करते हैं तो वो नल कैरेक्टर को भी रीड करता है. मीन्स उसमें नल कैरेक्टर भी इंक्लूडेड होता है. बट हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करते हैं तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स ही इंक्लूड करता है. लेट्स सी इन द एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h hash include string.h which are the necessary header files. Next in the main function we have the character array alphabet. In this we have entered all the alphabets and let's print their size. So first we will print the size by string length function which is %ZU string length alphabet and next we print through the size of. सो द साइज ऑफ से हम जब प्रिंट कराएंगे %q के थ्रू तो हमारा आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा? तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी है 26 बट स्ट्रिंग का साइज में नल कैरेक्टर भी है तो वो है हमारा 27. Next, the main important thing, it is also important that you note that the size of will always return the memory size in bytes. साइज ऑफ ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो वो मेमोरी साइज को बाइट्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, नॉट इन द एक्चुअल स्ट्रिंग लेंथ. एक्चुअल जो हमारी स्ट्रिंग लेंथ होती है उसके फॉर्म में रिटर्न नहीं करता है. एक्चुअल स्ट्रिंग लेंथ के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करते हैं पर साइज ऑफ फंक्शन हमारा मेमोरी साइज रिटर्न करता है in the form of bytes. Let's understand the example. In the example, we have the header files. Then in the main function, we have the character array alphabet. Here, the size of the alphabet is also returned. यहाँ पे हमने alphabet नाम का जो array है उसका size दिया है हमको 15. तो array का size है 15. बट हमने array में जितने भी elements enter कराए हैं उनकी length मतलब वो कितने एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, उनकी लेंथ के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन. इसका आउटपुट में आए 26 मीन्स हमारी जो एरे की लेंथ है मतलब जितने कैरेक्टर्स हमने उसमें एंटर कराया है वो आ जाएगी हमारी लेंथ जो क्या आएगी हमारी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के थ्रू जो कि है हमारे 26. बट जब हम साइज
की बात करते हैं, जब हम साइज ऑफ यूज करते हैं, तो जब हमने यूज किया साइज ऑफ अल्फाबेट, तो हमारे अल्फाबेट एरे का साइज क्या है? तो साइज तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 50। तो 50 हमने यहाँ पे दे रखा है, तो साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50 आ जाएगा। सो यही फर्क होता है साइज और लेंथ में। लेंथ में सिर्फ कैरेक्टर्स ही आते हैं, साइज में आते हैं कैरेक्टर्स और एम्प्टी स्पेसेस दोनों। So our next string function is the string concatenation function. String concatenation क्या होता है? To concatenate two strings, we use the strcat functions. To concatenate means to combine, कोई भी दो string को combine करने के लिए, add करने के लिए, concatenate करने के लिए हम strcat concatenation function use करते हैं. Let's see with the example. Here are the necessary header files. Next we have the main function. Main function में हमारी है सबसे पहले कैर। हम यहाँ पे पहला एरे डिक्लेयर किया है str1, जिसका साइज है 20 और इसमें स्टोर्ड है हेलो। इसके साथ एक स्पेस भी स्टोर्ड है। हमारा जो एरे है उसमें 6 एलिमेंट्स है, HELLO, और बाद में एक स्पेस भी है। नेक्स्ट इज सेकेंड एरे विच इज कैर str2, जिसमें हमारा वर्ड स्टोर्ड है। अब इन दोनों को कंकैटिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन विच इज strcat फंक्शन, जिसमें हमको जो जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करनी है वो स्ट्रिंग कॉमा लगा के लिख देंगे। इसमें आ जाएगी हमारे str1 कॉमा str2। अब हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट तो कर दी, अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? जो भी हमारी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होती है वो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। तो इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे %s के थ्रू str1 को, यहाँ पे रिटर्न 0 और यहाँ पे मेन फंक्शन एंड। नेक्स्ट हम आउटपुट में देखेंगे हेलो स्पेस वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करी थी और हमारी कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग स्टोर हुई थी फर्स्ट वाले कैरेक्टर एरे में, मीन्स str1 में, और उसके थ्रू हमने इसको प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या के लिए यूज आता है? टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर वी यूज द strcpy फंक्शन। एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नेसेसरी हेडर फाइल्स. Next, in the main function, we have two arrays. One array is declared and initialized, which is str1, which is initialized with hello world. Next, we have the second array, which is str2, which is empty, because हमने second array इसलिए लिया है ताकि हम first array के एलिमेंट्स को, फर्स्ट एरे की वैल्यू को सेकेंड एरे में कॉपी कर सके। तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, जिसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले strcpy, नेक्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा डेस्टिनेशन, मतलब जिस भी डेस्टिनेशन में, जिस भी एरे में हमको दूसरे एरे से जो भी वैल्यू कॉपी करनी है, जिस एरे की वैल्यू को कॉपी करनी है वो डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो हमको str2 में कॉपी करना है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे str2, फिर कॉमा लगा के जिस भी एरे में से हमको कॉपी करना है, मीन्स यहाँ पे str1 में से हम कॉपी करेंगे तो सेकेंड हम लिख देंगे str1। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एग्जीक्यूट। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे जो भी हमने कॉपी किया है str2 में वो सक्सेसफुली कॉपी हुआ है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो str2 को हम प्रिंट कर देंगे थ्रू %s। नेक्स्ट इज रिटर्न 0। नेक्स्ट वी गेट द आउटपुट हेलो वर्ल्ड, जो कि str1 में था वो str2 में कॉपी हो गया है। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या होता है? कोई भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, वो होता है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। ये यूज strcmp फंक्शन स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए हम strcmp फंक्शन यूज करते हैं, एंड इट रिटर्न 0 इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर दो स्ट्रिंग इक्वल होती है तो ये 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज द वैल्यू इज नॉट 0। इसका एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वी हैव द नेसेसरी हेडर फाइल्स एंड वी हैव द इंट मेन फंक्शन। इन द मेन फंक्शन वी हैव टू एरेज, दोनों एरे में हेलो लिखा हुआ है हमारा, मीन्स हमारे दोनों एरे सेम है। थर्ड एरे है हमारा str3 जिसमें हाई लिखा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एरे है, str1, str2 और str3। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को। प्रिंट एफ में हमारा प्रिंट हो जाएगा %d, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो या तो 0 आएगा या कुछ और आएगा।
तो %d इंटीजर टाइप प्रिंट करता है, तो हमने यहाँ पे %d लिया। %d में क्या प्रिंट होगा, strcmp। स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, और उसका आंसर यहाँ पे हम आउटपुट में देखते हैं। इसका आंसर आएगा 0, मीन्स हमारी फर्स्ट और सेकंड हमारी जो स्ट्रिंग थी वो थी हेलो, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 1 और 3 को। स्ट्रिंग 1 और 3 के लिए हम भी यहाँ पे %d यूज कर रहे हैं, फिर strcmp में हम लिख देंगे str1 और str3। अब ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होके आंसर आया हमारा यहाँ पे -4, मीन्स ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। जब भी दो स्ट्रिंग्स इक्वल होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है, और जब 0 नहीं आता वो स्ट्रिंग इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रिंग फंक्शन टू लोअर द स्ट्रिंग इज strlwr फंक्शन। सो स्ट्रिंग लोअर फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग लोअर फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सी में, जो कि कन्वर्ट करता है गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग है वो किसी भी केस में हो, अपर केस में हो या लोअर केस में हो, वो ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स understand it with example. First of all, we had the hash include stdio.h header file. Hash include string.h header file for important for the string functions. Next, we have the int main function. The main function, we have the character array. Hello world. Here's the hello world is in the uppercase. So here we use the string lower strlwr function to convert it in the lower case. First of all, we had the right in the printf %s में प्रिंट करना है। %s में क्या प्रिंट करना है, strlwr स्ट्रिंग लोअर करके, जो भी str में वैल्यू है वो लोअर स्ट्रिंग करके %s में प्रिंट हो जाएगा। इस हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा लोअर केस में हेलो वर्ल्ड। Next is the upper string function. So in the upper string function, strupr function is used to convert a given string into uppercase. So strlwr हमारे जैसे लोअर केस में कन्वर्ट करने में यूज आता है, वैसे strupr फंक्शन हमारे यूज आता है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। Let's understand it with the example. In the example, we have the necessary header files. In the main function, we have the character array. Hello world, यहाँ पे हम character array जो भी हमारा है वो पूरा लोअर केस में है, and using the function strupr, we'll convert it into the uppercase. First of all, we write the printf function. In the %s we will print the strupr स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट करके हम प्रिंट कर देंगे str में जो भी एरे है हमारा str वो। तो str में हमारा हेलो वर्ल्ड जो कि लोअर केस में है, अब जब ये प्रिंट होगा तो अपर केस में प्रिंट होगा यहाँ पे strupr फंक्शन के थ्रू। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड जो कि हमारा है अपर केस में। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। जब भी हम स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं। इसके लिए यूज आता है strrev फंक्शन। ये एक डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स द सिंपलेस्ट मेथड टू रिवर्स द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बट द सिंपलेस्ट मेथड इज द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। Let's understand with the example. In the example, first of all, we have the header file hash include stio.h, hash include string.h, and the main function int main we have the char as s नाम का array हमारा जिसमें hello world stored है। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे %s में हमारा आएगा strrev फंक्शन के थ्रू, मीन्स स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन परफॉर्म होके हमारा s वाला एरे आएगा। तो s में हमारे पास एरे है हेलो वर्ल्ड, और स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन जब इस पर परफॉर्म होगा तो हमारी जो भी स्ट्रिंग s में स्टोर्ड है वो रिवर्स होके प्रिंट हो जाएगी। एज यू सी इन द आउटपुट हेलो वर्ल्ड का रिवर्स यहाँ पे प्रिंट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रिंग फंक्शंस। Here are some of the commonly used string functions that we studied today. Next we have the storage class. Storage class क्या होती है? So storage class defines the lifetime. Storage class define करती है lifetime, मीन्स हमारा वेरिएबल कब तक वर्क करेगा, जब तक एक प्रोग्राम है, जब तक एक फंक्शन है। स्कोप हमारे वेरिएबल का या हमारे फंक्शन का क्या स्कोप है। विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल मतलब हमारे वेरिएबल्स की विजिबिलिटी क्या है। They specify whether a variable is stored, how long its value is retained, and how it is accessed
which help us to trace the existence of a particular variable during the runtime of a program. So ये storage class specify करती है कि हमारा variable कैसे stored होगा, कहाँ stored होगा, कब तक उसकी value retain होगी, कब तक हम उसको access कर सकते हैं, कब तक हम उसकी existence trace कर सकते हैं, कब तक वो particular variable run करेगा program में, through the program's runtime or through the functions runtime. So now moving towards the type of storage class. So storage class क्या होती है और कितने टाइप की होती है? तो in C there are 4 primary storage class. C programming में 4 primary storage class होती है. First is the auto, second is register, third is static and fourth is external. Let's study it in more depth. First we have the auto storage class. So auto क्या होती है? This is the default storage class for all the variables declared inside a function or block. कोई भी वेरिएबल किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक में डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल होता है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है. ऑटो वेरिएबल्स कैन ओनली एग्जिस्ट विद इन द ब्लॉक और फंक्शन. ऑटो वेरिएबल जो भी ऑटो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं इन अ पर्टिकुलर फंक्शन और इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक. जिसके लिए भी वो क्रिएट किया गया है वेरिएबल उसी फंक्शन या उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होते हैं. दे आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट आउटसाइड दैम. जिसमें कि वो उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उनके बाहर उनका कोई स्कोप नहीं होता, उनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता. सो ऑटो जो हमारे स्टोरेज क्लास है इसका स्कोप लोकल होता है. मींस जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे ऑटो मींस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होते हैं. नेक्स्ट इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इनकी गार्बेज वैल्यू होती है. मीन जब तक हम इनमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है. इनकी मेमोरी लोकेशन क्या होती है? रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोकेटेड होते हैं. मींस जो भी हम वेरिएबल ऑटो टाइप के डिक्लेयर करते हैं वो रैम में डिक्लेयर्ड होते हैं. लाइफ टाइम क्या होता है इनका? टिल द एंड ऑफ इट्स स्कोप. मीन्स ऑटो जो हमारी स्टोरेज क्लास है इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके लाइफ टाइम होता है. कोई भी ब्लॉक या कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम जिनमें वो डिक्लेयर किए हुए होते हैं उनके बाहर उनका कोई स्कोप नहीं होता. Let's see it with the example. In the example, first of all, we have the hash include stdio.h header file. And in the main function, auto is optional here. किसी भी वेरिएबल के आगे ऑटो लिखना ऑप्शनल होता है क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं लोकल वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली ऑटो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है उनका. सो ऑटो लिखे नहीं लिखे इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट ऑटो बट इट इज ओके. अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है. सिंपली यहाँ पे हम ये ऑटो इंट वेरिएबल एक्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और 10 से इनिशियलाइज किया. नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी. नेक्स्ट इज रिटर्न 0. नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. इन द आउटपुट वी हैड 10. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द लोकल वेरिएबल. ऑटो कीवर्ड एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है विद ऑटोमेटिक स्टोरेज. However, in C, local variables are automatically auto by default. C में जितने भी variables हम declare करते हैं, जितने भी local variables हम declare करते हैं, वो सारे automatically auto में ही आते हैं. As specified, auto is option. क्योंकि हमने यहाँ पे specify किया कि auto लिखना optional है क्योंकि सारे variables by default auto ही होते हैं. Auto keyword is not used in front of function as functions are not repeated to a block scope. कोई कभी भी ऑटो कीवर्ड फंक्शन के आगे यूज नहीं होता क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं वो ब्लॉक स्कोप में लिमिटेड नहीं होते हैं. वो कभी भी डिक्लेयर्ड किए जा सकते हैं और कभी भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास इज द स्टैटिक. सो स्टैटिक क्या होता है? दिस स्टोरेज क्लास is used to declare static variable that have the property of preserving their value even after they are out of their scope. The static variable preserve the value of their last use in their scope. So, static क्या होता है? Static storage class क्या होता है? ये डिक्लेयर करता है स्टैटिक वेरिएबल जो प्रॉपरली प्रिजर्व करते हैं अपनी वैल्यू का अगर वो स्कोप से बाहर भी होता है. तो मीन्स जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो स्कोप के बाद भी उसमें स्टोर होती है. उसे कहते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास. स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व करते हैं अपनी वैल्यू को स्कोप के लास्ट यूज तक और उसके बाद भी. प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? स्कोप इसका होता है लोकल, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है 0.
मेमोरी लोकेशन इसकी होती है रैम, और लाइफ टाइम होता है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जो डिफॉल्ट स्टोरेज स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसके लाइफ टाइम होता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। Let's understand it with the example. In the example, first of all, we have the header file hash include stdio.h. Next, we have the defined a function which returns the value void, and the name of the function is counter. और फंक्शन की बॉडी में हमने इनिशियलाइज किया है एक स्टैटिक वेरिएबल। सो स्टैटिक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए हमने यूज किया है स्टैटिक कीवर्ड। फिर उसमें लिखा है इंटीजर टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल इज काउंट, और काउंट की वैल्यू है 0। इसके बाद हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया और प्रिंट करा दिया काउंट की वैल्यू %d, और %d पे आ जाएगा जो भी काउंट वेरिएबल में वैल्यू होगी वो। नेक्स्ट हमने इंट मेन फंक्शन में काउंटर नाम का जो हमारा फंक्शन है मेन फंक्शन में उसको कॉल किया है 2 टाइम्स। तो सबसे पहले हमने जब कॉल किया है तो वो फंक्शन में जाएगा, फंक्शन में सबसे पहले काउंट की वैल्यू है 0, फिर वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1, और 1 होने के बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी काउंट की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट हमने फिर से उसको कॉल किया है फंक्शन को। तो अब जब काउंट की वैल्यू 1 थी मीन्स यहाँ पे तो 0 थी, फिर इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, बट फंक्शन फिर से कॉल हुआ है तो उसकी 0 होनी चाहिए, बट ये स्टैटिक से डिक्लेयर किया है इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 ही रहेगी, और 1 के बाद ये इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और वापस से आ जाएगा फ्लो इंट मेन फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज अ रिटर्न 0। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। वी कॉल्ड द काउंटर फंक्शन 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स काउंट की वैल्यू प्रिंट हो गई। फर्स्ट इज 1 एंड नेक्स्ट इज 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्टैटिक वेरिएबल काउंट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स, अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। मीन्स जैसे इसकी वैल्यू फर्स्ट कॉल के बाद 1 थी तो नेक्स्ट कॉल में वापस से 1 से ही आगे बढ़ेगी। Unlike local variable which are reinitialized each time the function is called, static variable remember their previous value. अब थर्ड टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर। सो रजिस्टर क्या होता है? दिस स्टोरेज क्लास डिक्लेयर रजिस्टर वेरिएबल्स। ये स्टोरेज क्लास रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करती है that have the same functionality as that of the auto variables. ये एकदम सिमिलर होते हैं ऑटो वेरिएबल्स के जैसे। द ओनली डिफरेंस इसका ये है कि द कंपाइलर ट्राइज टू स्टोर दिस वेरिएबल इन द रजिस्टर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। जैसे ऑटो वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन रैम होती है, रजिस्टर वेरिएबल्स की लोकेशन होती है रजिस्टर इन द सीपीयू और रजिस्टर इन द माइक्रोप्रोसेसर। इफ अ फ्री रजिस्टर इज अवेलेबल मेकिंग इट सो मच फास्टर देन एनी ऑफ द अदर वेरिएबल्स, क्योंकि जो फ्री रजिस्टर होते हैं सीपीयू में वो इसका वर्क फास्टर बना देते हैं rather than the auto variables because it is stored in the RAM which is a slow memory than the CPU. Let's see the property of the register storage class objects. स्कोप तो इनका भी लोकल होता है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है सेम एज द ऑटो वेरिएबल, बट इनकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होती है। इनकी मेमोरी लोकेशन होती है रजिस्टर और सीपीयू इन द रैम, बट ऑटो की मेमोरी लोकेशन होती है ओनली रैम। लाइफ टाइम इनका होता है टिल द एंड ऑफ इट्स स्कोप। लेट्स सी इट विद द एग्जांपल। इन द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हेडर फाइल इन द मेन फंक्शन we have the register type variable of integer I. Next, for loop is used here in which I equals to 0, I is less than 5, and then I plus plus. Here the condition is given I is less than 5 means I, the value of I is 0. So 0 is less than 5. जब तक I की वैल्यू 5 से कम है जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और हर लूप के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो लूप की बॉडी में क्या है, प्रिंट करेगा ये %d में %d वैल्यू प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा जो भी आई वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो आई वेरिएबल में सबसे पहले हमारी वैल्यू स्टोर्ड है 0, तो सबसे पहले 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, 1 भी 5 से छोटा है तो ये 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, 2 भी 5 से छोटा है तो ये 2 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टर्मिनेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 5, ये फिर से लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा 3। नेक्स्ट लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन 5, फिर से कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू और फिर ये 4 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 5 और 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स।
तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिटर्न 0 और नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. सी इन द आउटपुट हियर इट इज 0 1 2 3 4. दैट इज द लूप फ्रॉम 0 to 4. Explanation है इसका. The register keyword suggests storing the variable in a register for faster access. Register keyword सजेस्ट करता है वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो उनको स्टोर करे डायरेक्टली रजिस्टर में, ना कि रैम में, ताकि फास्टली एक्सेस हो सकते. बट द कंपाइलर मे नॉट ऑलवेज ऑनर दिस रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल सीपीयू रजिस्टर्स. इट इज द रजिस्टर टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास. नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास सिंपली टेल्स दैट द वेरिएबल्स इज डिफाइंड एल्सवेयर एंड नॉट विद इन द सेम ब्लॉक वेयर इट इज यूज्ड. एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या बताता है? जो हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं वो कहीं और डिफाइंड किया गया है, ना कि वहां जाके हम उसको यूज करने वाले हैं. मीन्स उस प्रोग्राम में ना डिफाइन होके दूसरे प्रोग्राम में यूज उसको डिक्लेयर किया गया, उसको डिफाइन किया गया है. द वैल्यू इज असाइंड टू इट इन द डिफरेंट ब्लॉक एंड दिस कैन बी ओवर रिटर्न चेंज इन डिफरेंट ब्लॉक. मीन्स हमने जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन किए वो डिफरेंट ब्लॉक में असाइन किए और उसको यूज और उसको ओवरराइट दूसरे ब्लॉक में किया है. Also, a normal global variable can made extern as well by placing extern keyword. कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सटर्न वेरिएबल बना सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द एक्सटर्न कीवर्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन डेफिनेशन इन एनी फंक्शन. So first of all, we see the properties of the external storage object. तो here its scope is global क्योंकि जितने भी global variable हैं उनको हम extern बना सकते हैं through the extern keyword. इसकी default value होती है 0, इसकी memory location होती है RAM और इसका लाइफ टाइम होता है till the end of the program. किसी भी प्रोग्राम के एंड तक ये अपना प्रिंट हो सकता है. So for एग्जाम्पल में देखते हैं. द बिलो फाइल कंटेन्स अ ग्लोबल वेरिएबल. सो सबसे पहले हमारी फाइल है printware.c. इसमें हमने लिखा है ग्लोबल वेरिएबल इंट ग्लोबल वेयर. ये हमारी पहली फाइल थी. अनदर फाइल डिक्लेयर्स दिस वेरिएबल एज एक्सटर्न स्टैटिक दैट इज डिक्लेयर्ड इन अनदर फाइल. इट देन प्रिंट्स दिस वेरिएबल. सो दूसरी, ये हमारी पहली फाइल थी printware.c. अब हमारी दूसरी फाइल है जिसमें ये वेरिएबल एक्सटर्न स्टैटिक की जैसे डिक्लेयर हुआ है दूसरी फाइल में, जो कि प्रिंट करेगा इस वेरिएबल को. तो हमारी दूसरी फाइल है main.c. इसमें सबसे पहले हमारी आ जाएगी हेडर फाइल include stdio.h. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्लोबल वेरिएबल विच इज इंट ग्लोबल वेयर, जो कि हमारा सिमिलर था प्रीवियस वाली फाइल में, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 100. Next, we have declared a function void print global where और ब्रैकेट आ जाएगा हमारे empty. Next is the int main function. In the main function we had called the function that we had declared here. So here we call the function print global where, which prints the global variable value which is 100, and next it returns 0 value, and next the end of the main function. And to run this program, we have to compile both of the files together so that main.c can get the definition of the variable global where. Global where की definition इसमें लाने के लिए हमको दोनों फाइल्स एक साथ कंपाइल करनी है और उसको डिफाइन की हुई वैल्यू इसमें प्रिंट हो जाएगी. So that's all for the today's class. If you have any doubt related to the today's topic or previous that we studied in the previous classes, you can ask us in the comment section. Practice the programs, write it multiple times through practice and learn them properly for your examinations. Thank you for watching. Let's meet soon in our next lecture.